मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। दोस्तों, इससे पहले कि मैं विषय पर आऊं, एक सूचना देना चाहूँगा और स्पेशली मैं माफ़ी चाहूँगा इस बात के लिए कि यह जो सूचना है स्पेशली हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट के लिए है। उन ऑनलाइन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने अभी प्री में क्वालिफाई किया है। मुझे बहुत से मेल्स आए हैं जिसमें उन्होंने सूचना दी है कि वे प्री क्वालिफाई कर चुके हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं अपने इन सभी सफल स्टूडेंट्स को एकेडमी की पूरी टीम की ओर से, मैडम डॉक्टर प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से बहुत बहुत इस सफलता के लिए बधाई देता हूं और साथ ही साथ उनके और आगे की बेहतर सफलता के लिए शुभकामनाएं भी प्रेषित करता हूं। आप मेहनत करें, एकेडमी आपके साथ है, आपके दूसरे लोग आपके साथ हैं। घबराएं नहीं, सफलता आपको मिलेगी। अंततः सफलता मिलती ही ऐसे है। दोस्तों, यहाँ जो मैं एक बात कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुने कि जो भी हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट अभी सफल हुए हैं उनके लिए एकेडमी ने निर्णय लिया है कि मैं उन्हें, यदि वे चाहते हैं तो, व्यक्तिगत रूप से गाइड करने को तैयार हूँ। यदि उन्हें तैयारी में कोई मेरी मदद चाहिए, कोई सलाह चाहिए, तो वे बाकायदे मुझसे मदद ले सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि वे यह मदद लेंगे कैसे। मैं उसके लिए रास्ता बताता हूँ। आप हमारे स्टूडेंट रहे हैं, इसके लिए अपना जो भी रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर है वो लिख दें, अपना नाम लिख दें और अपना मोबाइल नंबर लिख दें और उसमें इस बात को मेंशन कर दें कि आप इस बार के प्री को क्वालिफाई कर चुके हैं। अदरवाइज देखिए, बहुत से मेल्स आते हैं, उसमें वो गायब हो सकता है। फिर आप लिखें कि आप मुझसे बात करना चाहते हैं या अपनी किसी प्रॉब्लम का सलूशन चाहते हैं, मदद चाहते हैं, जो भी आप लिखना चाहें आप लिखें। फिर जब आपका मोबाइल नंबर होगा तो वो मेरे पास आ जाएगा, मैं आपके मोबाइल नंबर नोट कर लूँगा और फिर मैं आपको कॉल करूँगा। जी हाँ, आपको कॉल करने की ज़रूरत नहीं होगी, मैं आपको फ़ोन लगाऊंगा और फिर आपकी समस्याओं पर हम लोग मिलकर बातें करेंगे और आगे फिर जब जब जिस तरह की ज़रूरत रहेगी उस तरीके से फ़ोन पर मेरी कोशिश होगी कि मैं आपकी काउंसलिंग कर सकूं, आपके लिए एक सही मेंटर सिद्ध हो सकूं। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना, क्योंकि मेंस जानते हैं आपकी रियल जो कंपटीशन है वह मेंस का ही है और आप उस दौर में प्रवेश कर चुके हैं, यानी कि आपने अपने लिए चैलेंजेस को और ज़्यादा बढ़ा लिया है। फ्रेंड्स, आइए अब हम लोग आज के मुख्य विषय पर आते हैं। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ ऑपरेशन राइजिंग लायन के बारे में। ऑपरेशन राइजिंग लायन, आपको ध्यान होगा कि कल मैंने इजराइल और ईरान के युद्ध के संदर्भ में ईरान के बारे में आपको जानकारियां दी थी। इसे आप, यानी कि इस लेक्चर को आप उसी का अगला पार्ट समझें। ऑपरेशन राइजिंग लायन। जी हाँ, अभी इजराइल ने जो अटैक किया है ईरान पर, उस अटैक को उसने यही नाम दिया है, ऑपरेशन राइजिंग लायन का नाम। आइए अब इसे हम सिलसिलेवार थोड़ा सा देखते हैं। सवाल ये उठता है कि इजराइल ने यह अटैक किया क्यों। आपके दिमाग में तथ्य बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट। इसका रीजन ये रहा है कि इजराइल ने साफ तौर पर यह बात कही है कि ईरान उसके अस्तित्व के लिए खतरा बन रहा है। अब सवाल ये उठता है कि भाई, ईरान उसके अस्तित्व के लिए खतरा क्यों बन रहा है, कैसे बन रहा है। और उसकी जो सच्चाई है इस बात में निहित है कि ईरान बाकायदे परमाणु हथियार बनाने में लगा हुआ है और उसका कहना है कि उसके पास इस बात की बिल्कुल पुख्ता सूचना है कि ईरान ने इतने बड़े पैमाने पर यूरेनियम को एनरिच कर लिया था कि वह परमाणु बम बना सकता था और इससे इजराइल के अस्तित्व को खतरा पैदा हो सकता था। अभी मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, यूरेनियम को एनरिच कर लिया। ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए, यूरेनियम तो एक तत्व है। यूरेनियम, जब आप यूरेनियम में यूरेनियम 235 का कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं, यूरेनियम 235 का, तो बस वो एनरिच्ड यूरेनियम बन जाता है, राइट। इसीलिए देखिए कि इजराइल ने पहली बार में ही जो उसके केंद्र को ध्वस्त किया है वह केंद्र है
नतांज में स्थित है। नतांज शहर है। तो नतांज में क्या है? नतांज में ईरान का मुख्य परमाणु संवर्धन केंद्र है। यहां वह अपने यूरेनियम को एनरिच कर रहा है। दोस्तों, अब थोड़े से इसके इतिहास को जान लेते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, ईरान के बारे में काफी पहले से ये बात कही जा रही है कि वो परमाणु बम बनाने की प्रक्रिया में है, और सच पूछिए तो उसकी इस स्थिति से न केवल इजराइल ही चिंतित है, बल्कि बहुत से देश चिंतित है। पूरा यूरोप चिंतित है उसके इस बात को लेकर के, और अमेरिका तो चिंतित है ही। सन 2000 के दशक में रूस ने ईरान को न्यूक्लियर रिएक्टर स्टैब्लिश करने में सहयोग दिया था। ठीक है, यहां से उसकी शुरुआत होती है, और इसका विरोध उस समय भी अमेरिका और इजराइल ने किया था। लेकिन ठीक है, रूस ने नहीं सुना। अभी जब रूस और यूक्रेन में जो युद्ध हो रहा है, उस युद्ध में बाकायदे ईरान ने रूस को बड़ी संख्या में ड्रोन और सैन्य सहायता दी है, सैन्य तकनीक दी है, कहना चाहिए सैन्य तकनीक दी है। जब रूस को ईरान सपोर्ट कर रहा है, तो इसके बदले में रूस ने कहा कि वह बाकायदे ईरान को कूटनीतिक संरक्षण देगा। तब उसको कूटनीतिक संरक्षण मिलेगा। कूटनीतिक संरक्षण मिलने का मतलब है कि आप जानते हैं कि वीटो पावर तो रूस के पास है। आगे देखते हैं कि स्थिति क्या रूप लेती है। अब 2000 के बाद फिर अमेरिका ने ईरान के इस परमाणु कार्यक्रम को वैश्विक खतरा घोषित कर दिया कि इससे पूरे विश्व को खतरा है। अब आप देखिए कि 2015 में क्या होता है। उस समय राष्ट्रपति थे अमेरिका के ओबामा। तो ओबामा और ईरान के बीच में एक समझौता होता है, खासकर परमाणु हथियार से संबंधित समझौता। तो इससे डेफिनेटली ईरान और अमेरिका के बीच तनाव थोड़ा कम हुआ। लेकिन इजराइल उस समय भी असंतुष्ट रहा। इजराइल को ईरान पर भरोसा नहीं हुआ। अब दिक्कत की बात यह हुई कि 2018 में जब ट्रंप राष्ट्रपति बन करके आए, तो उन्होंने ईरान और ओबामा के बीच हुए इस समझौते को तोड़ दिया और ईरान पर दुनिया भर के दूसरे प्रतिबंध लगा दिए। जब ऐसा हुआ तो वहां से ईरान और अमेरिका के संबंध बिगड़ने शुरू हो गए, और बिगड़ते बिगड़ते वो यहां तक पहुंच गए हैं कि देखिए, जब इजराइल ने ईरान पर अटैक किया तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने साफ तौर पर कहा कि मैंने ईरान से कहा था कि तुम परमाणु डील कर लो। उसने नहीं माना। मैंने उसको 60 दिन का समय दिया था कि 60 दिन के अंदर तुम मेरी बात मान जाओ, और आज जबकि इजराइल ने ईरान पर अटैक किया है तो 61वां दिन है। मतलब यह है कि बात यहां तक पहुंच चुकी है। तो दोस्तों, ये थोड़ी सी जानकारी थी परमाणु हथियारों को लेकर। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे कि जो ईरान है, ईरान किन मायनों में पूरी दुनिया के लिए मायने रख रहा है। आखिर में ईरान के पास इनफैक्ट दूसरी कौन सी शक्तियां हैं। चलिए, परमाणु बम को तो हम किनारे कर देते हैं। यानी कि ईरान की कौन सी ऐसी स्थितियां हैं जिससे पूरा विश्व प्रभावित हो सकता है। ठीक है, जो पश्चिम एशिया है, ईरान पश्चिम एशिया में है। अगर हम पश्चिम एशिया की बात करें तो पश्चिम एशिया के पास दुनिया का 48% तेल है, ऑलमोस्ट हाफ तेल है। पश्चिम एशिया की बात हमें दिमाग में इसलिए रखनी पड़ेगी कि देखिए, अभी तो इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध है, लेकिन वो फैलते फैलते हो सकता है कि पूरे के पूरे इस पश्चिम एशिया को अपनी गिरफ्त में ले ले। फिर तेल की सप्लाई पर तो प्रभाव पड़ेगा ही, इसलिए मैंने पश्चिम एशिया की बात की। लेकिन अगर हम केवल ईरान की बात करें तो उसके पास दुनिया के तेल के भंडार की लगभग 12.1% हिस्सेदारी है। 12% मोटे तौर पर मान लीजिए, और यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तेल भंडार वाला देश है। तो सीधी सी बात है कि यदि यह युद्ध लंबा खींचा तो इसका तेल पर क्या दुष्प्रभाव पड़ सकता है, आप जान सकते हैं। और यदि तेल की सप्लाई दुनिया में कम हुई तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज भी यह जो पेट्रोलियम पदार्थ है, ऊर्जा का सबसे प्रमुख साधन बना हुआ है। केवल इतना ही नहीं, बल्कि ये भी कहा जाता है कि जो ईरान है उसके पास जो रेयर अर्थ है उसकी बहुत बड़ी पोटेंशियल है। कौन कौन से पदार्थ उसके पास बहुत ज़्यादा हैं? लेंथेनम, सेरियम और नियोडीमियम, ये रेयर अर्थ माने जाते हैं। ये भी उसके पास बहुत संख्या में है।
जो एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसके साथ भारत के भी हित जुड़े हुए, वो ये है कि जो ईरान है वो शिया बहुल राष्ट्र है। वहाँ की जो 95% जो आबादी है वो शिया मुस्लिमों की है। शायद आप जानते होंगे कि मुस्लिमों की आबादी में दो तरह के मुस्लिमों का सबसे बड़ा हिस्सा है, एक शिया है और दूसरे सुन्नी है। तो ईरान जो है शिया वर्ग का नेतृत्व करता है, आप कह लीजिए, और दूसरे माने जाते हैं सुन्नी। तो सुन्नी बहुल जो राष्ट्र है वो है सऊदी अरब। सऊदी अरब में 90% सुन्नी है। और भारत में जो मुस्लिम है वो 95% के आसपास शिया हैं। एक कड़वी सच्चाई यह है कि जो पूरा का पूरा एशिया है, मध्य एशिया कह लीजिए या पश्चिम एशिया, मध्य पूर्व एशिया कह लीजिए, उसमें लगातार ईरान और सऊदी अरब के बीच इस बात के लिए संघर्ष चलता रहता है, तनाव चलता रहता है कि दोनों में से कौन मुस्लिम समुदाय का नेतृत्व करता है। तो वो दोनों आपस में एक प्रकार से दोस्ताना संबंधों में नहीं है। अब हम अंतिम बात और देख लेते हैं कि जो ईरान है, आपने नाम सुना होगा होर्मुज जल डमरू मध्य। होर्मुज जल डमरू मध्य यह विश्व के व्यापार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ विश्व का लगभग 20% कच्चा तेल गुजरता है। इसका जो उत्तरी भाग है उसको ईरान कंट्रोल करता है। होर्मुज जल डमरू मध्य के उत्तरी भाग को ईरान कंट्रोल करता है। कल्पना करके देखिए कि यदि ईरान ने इस रूट को रोक दिया तो विश्व में तेल की सप्लाई की स्थिति क्या हो जाएगी। तो दोस्तों, ये है ईरान की एक वैश्विक ताकत। भारत के बारे में हम लोग फिलहाल बातें नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में फिर हम लोग कभी बातें करेंगे। डेफिनेटली भारत पर तो ईरान इजराइल युद्ध का जबरदस्त प्रभाव पड़ना ही पड़ना है। लेकिन अभी देखते हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है। तो फ्रेंड्स, इस विषय पर बस इतना ही, और अब इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।